मार्गदर्शक के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निधि और हमेशा की तरह हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ममता अवस्थी जी, जो हमारे सभी सवालों का जवाब देने वाली है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि ठंड के मौसम के साथ साथ अब एग्जाम्स का मौसम भी आ चुका है। एग्जाम का टाइम टेबल जो है एमपी बोर्ड और सीबीएसई ने डिक्लेयर कर दिया है, तो स्टूडेंट्स पे एक प्रेशर आ चुका है और एग्जाम की जो एंग्जाइटी होती है, उसका जो डर होता है, वो स्टूडेंट्स आजकल फेस कर रहे हैं। तो इसी बारे में हम आज ममता जी से बात करने वाले हैं। मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू। तो एग्जाम्स को लेके जो मैम एक एंग्जाइटी होती है, बच्चों में डर आ जाता है, उसको लेकर हम आज आपसे बात करने वाले हैं। तो पहले आप बताइए कि एग्जाम्स का माहौल किस तरह का होता है स्टूडेंट्स में? देखिए, एग्जाम का माहौल आते ही एक एंजाइटी तो डेफिनेटली डेवलप हो जाती है, लेकिन वो जो डर है एग्जाम का, वो एग्जाम की वजह से नहीं होता। मेरे ख्याल से इस डर का मेन कारण है एग्जाम का रिजल्ट। अगर हम रिजल्ट की तरफ सोचना छोड़ दें तो कहीं हम इस डर से मुक्ति बहुत आसानी से पा सकते हैं। कभी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सक्सेस जो है वो आराम से तो नहीं आएगी। सक्सेस पाने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। शायद डिक्शनरी एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे सक्सेस वर्क के पहले आता है, अदरवाइज सक्सेस हमेशा वर्क के बाद ही आएगा। अगर हम ये कुछ चीज़ें अपने दिमाग में बिठा लें तो शायद एग्जाम के डर से हम बच सकते हैं। मैम, जैसे अगर हम देखें कि एक स्टूडेंट में प्रेशर आ जाता है, जैसे ही टाइम टेबल डिक्लेयर हुआ, उनके पास एक ये रहता है कि बस इतना ही टाइम हमारे पास है, लेकिन कोर्स काफ़ी सारा है, पूरा सिलेबस है, उसे रिवाइज करना है। तो टाइम मैनेजमेंट को लेकर आपका क्या कहना है, उसको कैसे मैनेज किया जाए? मेरे ख्याल से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट, प्लान करना। प्लानिंग अगर प्रॉपर रहेगी तो आपका जो शेड्यूल है टाइम का, उसको आप प्रॉपरली सिलेबस के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। मैं कहूँगी आप टाइम मैनेज करने के पहले ये देखिए कि आपने अभी तक जो पढ़ा है वो कितना रेलेवेंटली आपको याद है और कितना पोर्शन जो है उस पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। इस तरीके से आप पूरी चीज़ को, अपने पूरे कोर्स को 2 भागों में अगर अपने दिमाग में बिठा लें तो आप टाइम प्रॉपरली मैनेज कर पाएंगे। उसके बाद आप कोशिश करिए कि दिन के पूरे स्लॉट को, जितना भी आपका पढ़ने का टाइम आपने प्लान किया हुआ है, उस स्लॉट को छोटे छोटे शेड्यूल्स में बांट लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने दिन के 18 घंटे प्लान करे हुए हैं पढ़ने के लिए। अब ये हम सब जानते हैं कि 18 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता है, तो उस स्लॉट को आप 3 या 4 छोटे छोटे ब्रेकअप्स में बांट लीजिए। 2.5 घंटे या 3 घंटे का एक स्लॉट रखिए और उसके बाद अपने कोर्स को उतने यूनिट्स में डिवाइड कर लीजिए। तो हर स्लॉट को एक यूनिट आप प्रोवाइड करिए, तो आपका टाइम प्रॉपरली मैनेज हो पाएगा। मेरा एक सजेशन है कि आप जब टाइम मैनेज करें तो कभी भी ये मत भूलिए कि आपको रिलैक्सेशन का टाइम भी मैनेज करना होगा। सिर्फ पढ़ाई का टाइम मैनेज करना ही एक प्लानिंग का पार्ट नहीं होना चाहिए। खाने पीने का टाइम, सोने का टाइम, रिलैक्स करने का टाइम, सोशलाइज करने का टाइम, फिजिकल एक्टिविटी करने का टाइम, आपको ये सारी चीज़ें उस प्लानिंग में रखनी चाहिए। तब आप सही तरीके से अपनी टाइम को मैनेज कर पाएंगे। तो जैसा कि ममता जी ने बताया कि टाइम मैनेजमेंट में हमें सबसे पहला ध्यान रखना है कि पढ़ाई के स्लॉट्स को ब्रेक में लिया जाए, ताकि आप रिलैक्स भी कर पाएँ, जिसमें आप रिचार्ज हो सकेंगे और आप बेहतर मेहनत कर सकेंगे। तो जैसा कि ममता जी आपने बताया कि टाइम मैनेजमेंट को लेकर ये बात हुई, लेकिन देखने में आता है कि एक माहौल का भी बहुत फर्क पड़ता है स्टूडेंट्स पे, कि वो कहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा है। तो उसके बारे में आपका क्या सजेशन होगा कि बच्चों को किस तरह के प्लेस डिसाइड करनी चाहिए पढ़ाई के लिए? देखिए, ये वाकई में एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि हर बच्चे का तरीका अलग होता है पढ़ने का। सभी बच्चे जो है भीड़ में अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो पहले स्टूडेंट को एनालाइज करना पड़ेगा कि वो किस तरीके के मोड में ज़्यादा अच्छे से कंसंट्रेट कर सकता है। उसका पूरा फोकस कंसंट्रेशन डेवलप करने पे हो, चाहे वो घर में पढ़े, चाहे वो एक कमरे में पढ़े, चाहे वो एक ऐसी जगह पार्क के कोने में पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका मूड कैसा है, आप किस जगह पे अपने आप को ज़्यादा कंसंट्रेट कर पा रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ों का मुझे लगता है ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप जिस जगह पे पढ़ रहे हैं वहाँ पे अगर टेलीविज़न या इंटरनेट की फैसिलिटी ना हो तो आप बेहतर कंसंट्रेट कर सकते हैं। वहाँ अगर मिरर नहीं लगा हो, मिरर एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि हर इंसान की आदत होती है कि वो थोड़ी थोड़ी देर में अपने आप को शीशे में ज़रूर देखता है। तो कोशिश करिए कि आप जिस जगह पे पढ़ रहे हैं वहाँ पे मिरर ना हो। ये भी एक बहुत ज़रूरी सी बात है। और साथ में
जैसे आपने एक सब्जेक्ट को प्लान किया है एक पर्टिकुलर शेड्यूल के लिए, तो जिस जगह पे आप पढ़ाई कर रहे हैं उस जगह पे दूसरी सब्जेक्ट्स की किताबें ना हो, उससे भी बहुत प्रेशर आता है दिमाग पे कि एक साथ अभी इतना करना है। जो आप पढ़ रहे हैं केवल उतनी ही चीज़ें आप अपने पास रखिए जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं। एक और बहुत ऑब्जर्व बात ये पाई गई है कि जिस जगह पे आप कंसंट्रेट कर रहे हैं वहाँ पे अगर आप अपना डायरेक्शन, फेस का डायरेक्शन ईस्ट की तरफ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ रख के पढ़ते हैं तो ऐसा पाया गया कि काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती रहती है और आपकी पढ़ाई, आपकी मेमोरी पे काफ़ी फर्क पड़ता है, यानी कंसंट्रेट करके पढ़ पाते हैं, ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आती है। आपके मन में ये सब ख्याल नहीं आता कि मुझे याद नहीं होगा। वो कहते हैं ना सनराइज का जो डायरेक्शन होता है बेसिकली वो एक सन हमेशा पॉजिटिव एनर्जी लेके आता है। तो ऐसा पाया गया है कि ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर आप अपना चेहरा रख के पढ़ते हैं, आपको पता होगा कि समय के साथ समय में भी कहा जाता है कि मॉर्निंग आवर्स में जो आप याद करते हैं, क्योंकि सुबह के समय शांति होती है सब तरफ, तो उस समय जो आप याद करते हैं वो आपको जल्दी याद होता है, आपको जल्दी समझ में भी आता है। तो आप मेरे ख्याल से सराउंडिंग की क्वाइटनेस को यूज़ करिए। कई बच्चे रात को पढ़ना पसंद करते हैं, ये अपना अपना नेचर बचपन से की गई प्रैक्टिस है, जिसको मैं नहीं चाहूँगी कि आप एग्ज़ाम के समय में कोई नई चीज़ ट्राई करें। जो भी आपके हैबिट्स हैं आप उसी को कंटिन्यू करिए, लेकिन फिर भी कोशिश करिए कि आप अपना जो कंसंट्रेशन की जगह है उस जगह पे भीड़ भाड़ और टेलीविज़न को अवॉइड करिए। जी, तो हम ये देख सकते हैं कि हमें पढ़ाई का जो माहौल है वो इस तरह का चुनना चाहिए जहाँ थोड़ी सी शांति हो, और खासकर अगर आप कोशिश कर सकते हो तो सुबह का टाइम जो होता है उसे प्रेफर करिए, उस वक्त आप ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में पढ़ पाएंगे। मैम ये तो हुई माहौल की बात, लेकिन अगर अभी हम लोग देखें जैसे टाइम टेबल जो डिक्लेयर हुआ है 1 मार्च से एग्जाम्स होने वाले हैं, तो उस नज़रिए से अगर हम देखते हैं तो काफ़ी कम टाइम बचा है, लेकिन कोर्स बहुत ज़्यादा है, तो कई बच्चों को कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम आती है, तो उस कोर्स की बैलेंसिंग को लेकर आप क्या कहेंगे, कोर्स को किस तरह से मैनेज करें? जी, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि कोर्स मैनेज करने के लिए पहले तो आप कोर्स को एक ब्रॉड स्लॉट में डिवाइड करिए कि आपको ये चीज़ें डिफ़िकल्ट लगती हैं और ये चीज़ें ईजी लगती हैं। हर स्टूडेंट के साथ होता है कि वो कुछ चीज़ों को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना पसंद करते हैं, तो जिन चीज़ों को आप ज़्यादा डिफ़िकल्ट पाते हैं आप उन चीज़ों से पढ़ना तब शुरू करिए जब आप कॉन्फिडेंट हैं। अगर आपको लग रहा है कि बहुत कम टाइम है और मैं इतना सारा एक साथ नहीं मैनेज कर पाऊँ, तो ऐसी सिचुएशन में आप बेटर है कि आप इजी पोर्शन से पढ़ना शुरू करिए, तो आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। फिर जैसा मैंने आपको बताया था कि आप जो टाइम स्लॉट दे रहे हैं अपनी पढ़ाई के लिए, पूरे कोर्स को उस टाइम स्लॉट में डिवाइड करिए। अगर आपको लगता है कि आप उस स्लॉट को फॉलो कर पा रहे हैं तो ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि आप इतना 2.5 घंटे 3 घंटे के टाइम को स्लॉट को फॉलो नहीं कर पा रहे, कई बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल लो होता है, तो ऐसे केस में 45 मिनट्स या 1 आवर का एक स्लॉट रखिए आप, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक ज़रूर लीजिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि अभी भी मुझे याद नहीं हो रहा है, तो बेटर है कि आप इस स्लॉट के आगे लिख दीजिए, जैसे इस 1 घंटे में मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है। जैसे ही आप वो टॉपिक कंप्लीट करें आप उस जगह पे टिक करिए और अपने आप को शाबाशी दीजिए कि देखा, साल भर ये टॉपिक मुझे परेशान कर रहा था, अभी मैंने इसको 1 घंटे में कंप्लीट कर दिया। उससे आपके अंदर एक खुशी महसूस करेंगे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, एंड उस तरीके से आप अपने कोर्स को मैनेज कर सकते हैं। कभी भी डिफ़िकल्ट और इजी कोर्स को अलग अलग मत करिए, हर डिफ़िकल्ट पोर्शन के साथ कुछ इजी पोर्शन रखिए, वो आपको रिलैक्स करता है। रिवीजन आप एग्ज़ाम के 10 दिन पहले तक ख़त्म करना प्लान करिए। उसके बाद जितना इम्पोर्टेंट रिवीजन होता है उतना ही इम्पोर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को सॉल्व करना। उसके लिए आप 5 से 6 दिन का टाइम रखिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। और इस समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अगर प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स रिवाइज कर रहे हैं तो इस साल का पैटर्न और पिछले सालों का पैटर्न सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो आपको मॉडर्न सैम्पल पेपर्स फॉर द प्रेजेंट सेशन वाले जो होते हैं उनको लेके अपने आप को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितने प्रैक्टिस पेपर्स आप करेंगे उतनी पॉसिबिलिटी बढ़ती है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं तो जो क्वेश्चंस आपके सामने आए वो आपकी पहचान के हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होने लग जाता है। ये एक सारा भी आपको एग्जाम के कम से कम 4 दिन पहले तक
रिवीजन पेपर्स ख़त्म कर देना चाहिए। तब आप अपनी मन में क्लियर हो जाते हैं कि आपको कौन सी चीज़ें ज़्यादा आती हैं और अब कौन सी चीज़ें हैं जिनको लास्ट मिनट का फोकस देना है आपको। तो मेरे ख्याल से अगर आप इस तरीके से प्लान करेंगे तो आप अपने आप को बेटर तरीके से कोर्स ख़त्म करने के लिए प्रोन पाएंगे। मतलब आप जल्दी कोर्स ख़त्म कर सकेंगे, कॉन्फिडेंटली ख़त्म कर सकेंगे, और आपको ये भी कॉन्फिडेंस आएगा कि आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जी, तो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़े टाइम में भी काफ़ी सारा सिलेबस कवर किया जा सकता है। साथ ही साथ खुद को अप्रिशिएट करना ना भूलें, अपनी मेहनत पे भरोसा रखें और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप अपनी तैयारी करें, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ममता जी, एक बात जो देखने में आती है कि बच्चे अक्सर एग्जाम के प्रेशर में होते हैं तो उनके खाने पीने पे काफ़ी असर हो जाता है। जी हाँ। जिससे उनकी हेल्थ पे असर होता है और अल्टीमेटली एग्जाम परफॉर्मेंस बिगड़ने लगती है। तो हेल्थ को लेकर आप क्या सजेस्ट करेंगे उसके लिए? देखिए, हेल्थ तो मेरे ख्याल से लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। किसी भी सक्सेस को बिना हेल्थी रहे आप पा नहीं सकते। बिल्कुल। तो एग्ज़ाम की तैयारी में भी आपको खाने पीने का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा ऑयली और क्रीमी फूड न खाएं, स्पाइसी मत खाइए, उससे अंदर से एक इरिटेशन बढ़ती है, एसिडिटी बढ़ती है, आपको एक जलन जो गले में और पेट में महसूस होती है, उस वजह से आपको नींद ज़्यादा आ सकती है। जी। तो हल्का फुल्का खाना खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खाइए और एनर्जेटिक खाना खाइए जिसमें प्रोटीन्स और विटामिन्स ज़्यादा हों, ये बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली मैंने देखा है रिफ्रेश होने के लिए स्टूडेंट्स जो हैं वो ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स और चाय कॉफ़ी इन चीज़ों का सहारा लेते हैं। तो वो भी एक लिमिट में रखिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि चाय कॉफ़ी और ये चीज़ें जो हैं अल्कोहल, जैसे ग्रोन अप स्टूडेंट्स आजकल फैशन में ट्राई करते हैं, या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो हैं, ये सभी चीज़ें जो हैं एक लिमिट से ज़्यादा लेने के बाद, अल्कोहल तो खैर हमेशा ही नुकसानदायक है, बट अदरवाइज ऑल्सो ये आपके दिमाग के इरिटेशन को बढ़ाते हैं, आपकी हेल्थ को सपोर्ट नहीं करते हैं। ये एक गलत कॉन्सेप्ट है कि इन चीज़ों को लेने से आप फ्रेश हो रहे हैं। दीज आर नॉट रिलेटेड टू फ्रेशनेस एट ऑल। जी, तो मतलब आपका कहना है कि अल्कोहल और एनर्जी ड्रिंक्स को हम अवॉइड करें, इसके साथ ही हम फ्रूट जूस प्रेफर कर सकते हैं? जूस बिल्कुल आप प्रेफर कर सकती हैं, आप दूध प्रेफर कर सकते हैं, ठंडा लीजिए या गर्म लीजिए, छाछ लीजिए, वो आपको हेल्दी रहेगा, फैट भी नहीं बढ़ेगा उससे। और साथ में आप कोशिश करिए कि जितना हो सके उतना वेजिटेरियन फूड प्रेफर करिए, फ्रूट्स प्रेफर करिए, तो ये चीज़ें आपको फ्रेश रखेंगी। जी, ममता जी एक बात बताइए, अगर जैसे हम बात करें कंसंट्रेशन की, तो ये सुनने में आता है कि मेडिटेशन या योगा या ये जो चीज़ें होती है आपको हेल्प करती है, तो ये कहाँ तक हेल्पफुल है इस चीज़ में? देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि एग्ज़ाम की प्लानिंग जब हम करते हैं, टाइम की प्लानिंग करते हैं, तो उस प्लानिंग में मेरे हिसाब से रिलैक्सेशन की प्लानिंग करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। क्योंकि कोई भी जो बच्चा है वो एक लंबी सिटिंग के बाद बॉडी के कुछ पार्ट्स में आप देखिए उसके दर्द होना शुरू हो जाता है, शोल्डर्स में है, सिर में दर्द होता है, आंखें थक जाती हैं। ये एक नॉर्मल सिम्टम्स हैं जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम के समय बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स के। तो रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। थोड़े छोटे छोटे ब्रेक्स में मैं कहूँगी कि अगर आप रिलैक्सेशन के समय अवॉइड करिए लाउड म्यूज़िक और टेलीविज़न को। आपने जो पढ़ा है वो कहीं हिल जाता है। अगर आपने उस एक पर्टिकुलर पोर्शन को पढ़ने के बाद तुरंत ही अगर आपने टेलीविज़न या फिर आप लाउड म्यूज़िक सुनते हैं तो आप अपने पढ़े हुए को भूलने लग जाते हैं, वो आपके दिमाग में मेमोरी में फिक्स नहीं हो पाता है। और दूसरी चीज़ है कि आप जब रिलैक्स करें तो आप लेट जाइए, लेट के आँख के ऊपर अगर आप ठंडे पानी का नैपकिन लगा दें तो 5 मिनट के बाद ही आप देखेंगे कि आपकी आंखें एकदम रिलैक्स हो जाती हैं। अगर हल्की सी नींद आती है तो बेशक सो जाइए आप जी, क्योंकि सोने से आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स होती है। जिन पोर्शंस में या जिन बॉडी पोर्शंस में आपको दर्द हो रहा है, हल्का मसाज आप ले सकते हैं जी, उससे भी फ़र्क पड़ता है। नॉर्मल वॉकिंग, साइकिलिंग, जिमिंग, मेडिटेशन, ये सब आप हल्का फुल्का कर सकते हैं। सोशलाइज करना भी एक तरीका होता है रिलैक्स करने का। मतलब मैं नहीं समझती कि थोड़ा बहुत मिलने जुलने बातें करने से कोई बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिमाग को उससे भी मिलता है। और एक आपको बात बताऊं, कई बार ऐसा होता है कि हम टेंशन में आ जाते हैं कि हमें नींद ही नहीं आई जी। मतलब हम पढ़ते जा रहे हैं और हमें नींद नहीं आ रही, तो हम अपने आप से एक सेल्फ पिटिंग एटीट्यूड हमारा आ जाता है। हमें खुद पे दया आने लगती है कि हम
इतने घंटों से पढ़ रहे हैं और हम सोए नहीं हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक एंजाइटी का एक पॉजिटिव पार्ट भी आप अगर उसको लें तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको। ऐसा देखा गया है कि जब आपका मेन काम ख़त्म हो जाता है तब आपको अच्छी गहरी नींद अपने आप आ जाएगी, क्योंकि आपका काम बचा हुआ है, आपकी बॉडी में एक एंजाइटी है जी। तो आप उसको पॉजिटिव सेंस में लीजिए जी। तो आप पाएंगे कि अगर नींद नहीं भी आ रही है तो आप अपना काम करते जाइए, खाना पीना नॉर्मल रखिए, जिस ढंग से आप पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, जब नींद आनी होगी वो खुद ब खुद आ जाएगी जी। तो अगर हम अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं, साथ ही साथ बॉडी को रिलैक्स, माइंड को रिलैक्स देते हैं थोड़ा सा, तो हम बेहतर अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि लगातार मेहनत करने से आपका एनर्जी लेवल डाउन होता है। तो आप थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए और फिर अपनी मेहनत में लग जाइए, आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन में बहुत मदद मिलेगी। ममता जी, अगली बात हम आपसे जो पूछना चाहेंगे वो ये है कि बच्चे तैयारी तो कर लेते हैं, उनका रिवीजन हो चुका है, ठीक है, उन्होंने अच्छी पढ़ाई करी है, लेकिन एक जो कॉन्फिडेंस लेवल की जब बात हम करते हैं तो वहाँ वो अपने आप को उस लेवल पर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं अपनी तरफ से, एग्जाम्स के टाइम पर उनमें थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है। तो कॉन्फिडेंस लेवल को किस तरह से मेंटेन करके रखना चाहिए? देखिए, कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन करने के लिए सबसे पहले तो आप ये सोचना छोड़ दीजिए कि आपसे नहीं होगा जी। आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको करना है जी। आप किसी से गए बीते नहीं हैं, आपने पहले भी एग्जाम्स दी हैं जी। और आपने अच्छे से स्कोर किया है, और अगर आपने पहले अच्छे से नहीं भी स्कोर किया है तो अब आप इस एग्जाम को इतनी तैयारी से देंगे कि आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं जी। आपको अगर और भी मन में वीकनेस फील हो रही है तो आप ये भी सोच सकते हैं, मैं हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल एग्जाम्स के लिए तो ये बिल्कुल डेफिनेटली कह सकती हूँ कि जो सिलेबस चल रहा है वो सालों से यही चल रहा है जी। हमसे बहुत गए बीते लोग हैं जो पिछले सालों में पास होके निकल चुके हैं जी। तो हम इतने भी गए बीते नहीं हैं जो हम इस एग्ज़ाम को नहीं पास कर सकते। अगर आप ऐसा सोचें तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फीलिंग आएगी अपने आप में। दूसरा, अगर आप थोड़ा सा ईश्वर में विश्वास करते हैं तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा आप मेडिटेशन करिए, उससे भी आपको सपोर्ट मिलेगा जी। भगवान की प्रार्थना करने से बेसिकली हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस और ही डेवलप होता है, विल पावर हमारा स्ट्रांग होता है। दूसरी चीज़ ये भी है कि आप ऐसे लोगों की संगति में मत जाइए जो आपको नेगेटिव फीलिंग दें जी। आप ऐसा मत सोचिए कि आज तक मैंने नहीं पढ़ा या मेरे दोस्तों ने मुझसे कहीं ज़्यादा पढ़ा है, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, ये भी मत सोचिए। उन्होंने हमसे ज़्यादा टाइम दिया है, ये भी मत सोचिए। आप सिर्फ अपने बारे में सोचिए कि जो हो गया सो हो गया, पर अभी भी मैं कर सकता हूँ। अगर आप इस फीलिंग को अपने अंदर रखेंगे तो आई थिंक आप बहुत अच्छे से एक महीने में भी एग्ज़ाम की इतनी पॉजिटिव तैयारी तो कर ही लेंगे कि आप सक्सेसफुली फर्स्ट डिवीज़न में क्लियर कर सकें जी। तो एग्ज़ाम प्रिपरेशन की तो हमने सारी बातें जो है ममता जी से जान ली, लेकिन यानी नेट प्रैक्टिस की तो पूरी प्रिपरेशन हम कर चुके हैं, लेकिन अब बात आती है पिच पर खेलने की, यानी एग्ज़ाम देने की। तो एग्ज़ाम हॉल में मैम एक स्टूडेंट को किस तरह का परफॉर्मेंस देना चाहिए ताकि उसे बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिल सके, ये आप हमें बताइए। देखिए, एग्ज़ाम हॉल में जाने के पहले की सिचुएशन से स्टूडेंट को अपना जो है मेंटल बैलेंस बना के रखना पड़ता है जी। बहुत कॉन्फिडेंस आता है आप में अगर आपके पास रिक्वायर्ड स्टेशनरी है, एडमिट कार्ड है, अगर आपको रोका नहीं गया है तो आप जब एग्ज़ाम हॉल में पहुंचते हैं तो आप अपने आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। हॉल में जाने के पहले मैं सजेस्ट करूंगी कि आप गैर ज़रूरी दोस्तों से बातें मत करिए, गैर ज़रूरी बातें मत करिए, ऐसे टॉपिक्स मत छेड़िए जिनका एग्ज़ाम से कोई रिश्ता ही नहीं है, उससे भी आपका कंसंट्रेशन हिल जाता है। हॉल में जाने के बाद आप अपनी सीट लेने के बाद जैसे ही आपके हाथ में पेपर आता है आप उसमें लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़िए। हर एग्ज़ाम का अपना एक तरीका होता है, एक मोड ऑफ अटेम्प्ट होता है। अगर मल्टीपल चॉइस हैं तो नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, अगर ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं तो उसके नॉर्म्स क्या हैं, ये आप एक बार इंस्ट्रक्शंस को बहुत केयरफुली पढ़िए और ध्यान में रखिए। जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ना शुरू करें तो आप पहले उसमें सॉर्ट कर लीजिए कि आपको कौन से क्वेश्चंस आते हैं और कौन से क्वेश्चंस में आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं और कौन से ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आते। आप जब पेपर लिखना शुरू करेंगे तो आप उन्हीं क्वेश्चन से शुरू करिए जो आपको आते हैं, क्योंकि देखिए वेल बिगन इज हाफ डन कहा जाता है। अगर आप अपनी आंसर शीट में आने वाले क्वेश्चन से शुरू करेंगे तो चेक करने वाले का भी वही मूड बनता चला जाता है कि
इस पर्टिकुलर स्टूडेंट को आती है चीज़ें। धीरे धीरे आप में भी कॉन्फिडेंस डेवलप होता जाता है, और जब आप उन क्वेश्चंस पे आते हैं जो आपको बहुत अच्छे से नहीं आते, तो फिर आप उनको अटेम्प्ट करने के लिए सोच पाते हैं। कोशिश करिए, आपने जो पहले से पढ़ा हुआ है, देखिए जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है वो भी आपके कोर्स में से ही होता है या उसके नियर अबाउट ही होता है। तो आप अगर अपने पढ़े हुए को लिंक कर सकें थोड़ा सा, कि जो हमने पढ़ा है वो किसी तरह लिंक हो जाए गिवन क्वेश्चन से, तो भी आप उस क्वेश्चन को सक्सेसफुली अटेम्प्ट तो कर ही लेते हैं। फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स है, तो उससे घबराइए मत, उसको आप ज़रूर अटेम्प्ट करिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स होता है तो उसके फुल मार्क्स जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया उनको ज़रूर मिल जाते हैं। पर अगर आप घबराहट के मारे और ये अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे तो उनके मार्क्स आप लूज़ कर जाएंगे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। और एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ज़रूरी है कि आप किसी मैल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व मत होइए। किसी को बताना, नकल करना, चिट पकड़ में आना, या फिर कोई मोबाइल यूज़ करना, आप कोई इलीगल एक्टिविटी अगर एग्जामिनेशन हॉल में प्लान करके आए हैं या ट्राई कर रहे हैं, तो वो आप अपने लिए एक सुसाइडल अप्रोच ले चुके हैं। क्योंकि वो चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको जो आता है, आपने जो पढ़ा है, आप वो भी भूल जाते हैं। आपका दिमाग पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट हो जाता है कि आप ये इलीगल एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करें। तो आप अपनी दोस्ती और अपनी जो सिंसेरिटी है उसको सिर्फ अपने क्वेश्चन पेपर तक ही अगर सीमित रखें, तो आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली और बढ़ जाता है। पेपर ख़त्म करने के बाद 15 मिनट अपने लिए जो टाइम आपने पेपर ख़त्म करने का रखा है, उसमें 15 मिनट्स रखिए रिवीजन टाइम। सो दैट आपको अगर लगता है बाद में कि किसी क्वेश्चन में आप कुछ और भी लिख सकते थे, तो आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम हो। जैसे टाइम मैनेजमेंट हम पढ़ाई के लिए इम्पोर्टेंट मानते हैं, वैसे ही टाइम मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए भी। और ये डिपेंड करता है कि आपका पेपर किस टाइप का है। अगर सब्जेक्टिव पेपर है तब तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और बोर्ड एग्जाम्स जिनके लिए हम आज फोकस कर रहे हैं, वो पेपर सब्जेक्टिव ही होते हैं। तो अच्छा हो कि स्टूडेंट जो है वो 15 मिनट्स या 20 मिनट्स का टाइम अपने लिए रखे अपनी शुरुआत की प्लानिंग में, जिसमें कि वो पेपर को रिवाइज कर सके। तो जैसा कि हमने देखा कि एग्ज़ाम प्रिपरेशन के साथ ही साथ एग्ज़ाम हॉल में जो आपका परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी मायने रखता है। अपने आप को कॉन्फिडेंट रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए। जो आसान सवाल है जिनको लेकर आप कॉन्फिडेंट है उनसे शुरुआत कीजिए, चीटिंग से बच के रहिए, तो ये आपको काफ़ी मदद करेगा। मैम एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि अगर जैसे आपने बताया कि लास्ट के 15 मिनट्स में हमें ये करना चाहिए, लेकिन अगर जो क्वेश्चन पेपर है उसे सॉल्व करने में हमें ज़्यादा टाइम लग जाता है और एट द एंड हम ये नहीं कर पाते, तो क्या स्टार्टिंग से कोई हम ऐसी अप्रोच रख सकते हैं जिसे लेकर बच्चे कॉन्फिडेंट रहे, या हमें रीचेक करने का अगर ना मिल पाए टाइम, तो उस वजह से कैसे? देखिए, हम अगर शुरुआत में ही पेपर जो पढ़ने का रीडिंग टाइम जो हमको अलग से दिया होता है, उस रीडिंग टाइम में ही हम थोड़ा सा प्लान कर लें कि हमको जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बिल्कुल नहीं आते, उनको हम ज़्यादा फोकस करें ही नहीं उस समय, तो हमारी स्पीड ऑटोमेटिकली थोड़ी सी बनी रहती है। कई बार ये भी होता है कि स्टूडेंट एग्ज़ाम हॉल में बैठा है और वो पूरा ब्लैंक हो जाता है। उसे लगता है कि वो जो भी कुछ उसने पढ़ा है वो सारा भूल चुका है। ऐसी स्टेज में घबराने की बात नहीं है। आप याद दिलाइए खुद को कि हमने सब कुछ पढ़ा था। 5 मिनट के लिए पेपर बंद कर दीजिए, पेन हटा दीजिए और आंख बंद करके गहरी सांस लेना शुरू करिए। डीप एंड स्लो ब्रीदिंग आपके अंदर एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस वापस लाएगा। और 5 मिनट टाइम वो नुकसान नहीं होगा, बल्कि वो आपको जो है एकदम से रिकॉल करने में मदद करेगा आपने जो भी कुछ पढ़ा है। अगर आप अपना फोकस जो चीज़ें आती हैं उन पे रखेंगे तो टाइम मैनेजमेंट में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपको लगता है कि उसके बाद भी आपके पास लास्ट तक टाइम नहीं बचा, तो टेक इट इन ए पॉजिटिव वे। आपके पास टाइम इसलिए नहीं बचा क्योंकि आपको बहुत सारा आता था। अगर आप पूरे समय लिखते आए हैं और फिर भी आपके पास टाइम नहीं बचा, तो इसका मतलब है कि आपके को बहुत आता था। एक अलर्ट किया जाता है 15 मिनट पहले एग्जामिनेशन हॉल में, बस उस अलर्ट टाइम का ध्यान रखिए और उस 15 मिनट में फिर खुद को वाइंड अप करने की कोशिश करिए कि अब ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन पूरा छूट जाए। और जितना भी आता है उसको शॉर्ट में करके पॉइंट वाइज अगर आप नोट करें, ऐसे फॉर्म में न जाके पॉइंट फॉर्म में जाइए, तो पढ़ने वाले को भी आसान होगा चेक करते समय
और आपको भी कम टाइम लगेगा अपने पॉइंट्स को पुट अप करने में। मैं एक बात और डिस्कस करना चाहूँगी कि अगर कंटिन्यूएशन में एग्ज़ाम चल रही है तो मेरा सजेशन ये है स्टूडेंट्स को कि जब आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलें तो आप तुरंत पेपर डिस्कस मत करिए। कोई ज़रूरी नहीं है, आपके पास दूसरे और पेपर्स बचे हुए हैं, तो बेटर होगा कि आप एग्ज़ाम हॉल से निकलने के बाद सीधे अपने घर पहुंचिए। घर जाके आप रिलैक्स करिए और अगले पेपर की तैयारी करिए। तो यहाँ निशा मैं आपसे ये कहूँगी कि सजेशन लेने वाले तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन उसको फॉलो करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, और सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो इन सजेशंस को प्रॉपरली फॉलो करते हैं। तो जैसा कि हमने जाना कि एग्जाम से डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम्स की थोड़ी सी अगर आप प्लानिंग करते हैं, टाइम को प्रॉपर डिवाइड करते हैं, अपने कोर्स को और अब साथ ही साथ अपने माहौल का ध्यान रखते हैं कि आप कहाँ बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। इसके साथ आप एक थोड़ी सी चीज़ अपने हेल्थ पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, अपनी बॉडी को रिलैक्स कीजिए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप पे भरोसा रखिए और एग्जाम्स में परफॉर्म कीजिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अगली बार हम ममता जी से डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जाम के दौर में एक पेरेंट्स का क्या रोल होता है, रिलेटिव्स या फैमिली मेंबर्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है स्टूडेंट की प्रिपरेशन पर और उसके परफॉर्मेंस पर। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है margdarshak.city@gmail.com। अगली बार हम फिर मिलेंगे ममता जी के मार्गदर्शन के साथ। आप बने रहिए सिटी के साथ।